मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आपकी किडनीज़ काम नहीं कर रही, मतलब 10% से कम काम कर रही है। अब मैं 37 की हूँ और 3.5 साल से डायलिसिस पे हूँ। तो उस टाइम मैं 15 साल की थी, तो उन्होंने मुझे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल भेज दिया। तो डॉक्टर ने जो भी जांच की, उन्होंने कहा कि नहीं, ये दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ किडनी डिजीज़। काफ़ी टेस्ट किए, किडनी बायोप्सी की, प्रोटीन निकल रहा है यूरिन से, बिकॉज धीरे धीरे प्रोटीन किडनी को ख़राब करता है। प्रॉब्लम है, उससे आगे बढ़े ना। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर मी दवाइयाँ का असर नहीं हुआ। आप सोचते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाओगे, मस्ती करोगे, खेलोगे, स्कूल में पढ़ोगे, पर मेरी लाइफ ना उल्टी पुल्टी सी हो गई। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स हेल्दी हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स ठीक है, मेरे को क्यों हो रहा है। वीटीवी कैनेडा देख रहे सारे दर्शकों का आज के पॉडकास्ट में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पायल वशिष्ठा जी, जो कि किडनी डिसीज से जूझ रहे हैं और एक लिविंग डोनर की तलाश में हैं। और हमारा भी आज का पॉडकास्ट करने का मकसद यही है कि कोई भी इंसान जो उनकी मदद कर सकता है आगे बढ़कर आए, ताकि उनको एक नई जिंदगी मिल सके। आपका वीटीवी कैनेडा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है पायल। धन्यवाद आपका, थैंक यू। सबसे पहले मोर पावर टू यू, क्योंकि मीडिया के सामने आके अपनी जर्नी के बारे में बताना, जो प्रॉब्लम आपको है उसके बारे में बताना, एक बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। सबसे पहले पायल, हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको ये बताओ कि जो आपको ये डिसीज़ हुई है किडनी की, ये कब हुई थी? तो मेरे को फर्स्ट डायग्नोसिस हुआ था जब मैं 15 साल की थी। ऐसा हुआ था, मेरी मदर ने मेरा यूरिन देखा, तो उसमें ना फोम और बबल्स आ रहे थे, तो उनको लगा कि कुछ ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने जो भी जांच की, उन्होंने कहा कि नहीं, ये दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ किडनी डिजीज़। तो उस टाइम मैं 15 साल की थी, तो उन्होंने मुझे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल भेज दिया। जी। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी टेस्ट किए, किडनी बायोप्सी की, पता करने के लिए कि मतलब किस किस दौर से मैं ये गुजर रही हूँ, क्यों गुजर रही हूँ। उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा वन ऑफ द नंबर 1 ट्रीटमेंट्स है स्टेरॉयड थेरेपी। तो वहीं से हमने शुरू की कि स्टेरॉयड थेरेपी से ये जो प्रोटीन निकल रहा है यूरिन से, बिकॉज धीरे धीरे प्रोटीन किडनी को ख़राब करता है, कि ये रुक जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं किया। तो उसके बाद 2-3 और दवाइयाँ ट्राई की, बट ये इन्होंने बस सिंपली इसको स्टेबलाइज कर दिया कि जहाँ तक प्रॉब्लम है उससे आगे बढ़े ना। तो ऐसे फिर चलता गया 5-7 साल धीरे धीरे। तो मतलब जो भी नई दवाइयाँ आती थी वो फिर कहते थे आप ये ट्राई करो, आप वो ट्राई करो। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर मी दवाइयाँ का असर नहीं हुआ। तो करते 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 अब मैं 37 की हूँ और 3.5 साल से डायलिसिस पे हूँ। तो जब 34 की थी, मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आपकी किडनीज काम नहीं कर रही, मतलब 10% से कम काम कर रही है। जी। तो तब उन्होंने कहा कि अब आपको डायलिसिस का सोचना पड़ेगा। पायल, आपने बताया कि 15 साल की उम्र थी, जी। बहुत छोटा बच्चा ही है ना? तो जब उन्होंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो क्या मन में तब आया था आपके? हाँ, 15 साल में आप सोचते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाओगे, मस्ती करोगे, खेलोगे, स्कूल में पढ़ोगे, पर मेरी लाइफ ना उल्टी पुल्टी सी हो गई। मैं स्टेरॉयड थेरेपी पर थी, तो स्टेरॉयड थेरेपी की साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप रात भर सो नहीं पाते, आपको भूख बहुत लगती है, अजीब अजीब टाइम पे गुस्सा आता है। तो जब मेरे फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं, मेरे को नींद आ रही है, मैं उनके साथ जा नहीं सकती, मतलब मॉम डैड भी कुछ कर रहे होते हैं तो मेरे को गुस्सा आ रहा है उनसे बिना बात में। तो हाई स्कूल के टाइम में थोड़ा स्ट्रगल तो हुआ था, ऐसा मतलब ईजी तो नहीं रहा। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स हेल्दी हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स ठीक है, मेरे को क्यों हो रहा है। पर धीरे धीरे फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, क्या करें। जी। इससे लाइफ में कोई चेंज आया? कई बार होता है ना कि हम इस डिसीज से जूझ रहे हैं, हमारे कोई ड्रीम्स हैं, कि आप भी कुछ ने ड्रीम्स तो हर कोई देखता है, कि उसको आपने साइड पे रखा इस चीज़ के लिए? शुरू में बिकॉज चीज़ें स्टेबल थी, तो मैं अपनी ड्रीम को परस्यू करने की कोशिश तो की। अब मैंने मेडिसिन पढ़ी हुई है, तो फॉर्चुनेटली फॉर मी उस टाइम तक मैं स्टेबल थी, तो मैं कर पाई। पर आफ्टर मतलब स्टडीज़ के बाद जब
मैं अपना रेजिडेंसी वगैरह करने की कोशिश में थी तब तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो जैसे पढ़ना बैठना और हॉस्पिटल में राउंड्स करने या पेशेंट्स को देखना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब थक जाती थी मैं बहुत जल्दी, थकान होती थी, इरिटेशन सी हो जाती थी। फिर धीरे धीरे जब किडनी ख़राब होने लगी तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं। खासकर जैसे अनीमिया हो जाता है तो पता नहीं चलता, बंदा बहुत थक जाता है, नींद ज़्यादा आती है, आप टाइम से उठ नहीं पाते, आप अपने मतलब मेरा इतना बुरा हाल हो गया था कि मेरे को नहाने में भी मेरे को हेल्प चाहिए थी एक दफ़ा। मतलब मॉम को कहती थी कि आप मेरे लिए चेयर रख दो, बिकॉज मैं खड़े होकर नहा भी नहीं पाती थी। इवन खाना बनाना, मुझे खाने का बहुत शौक है, लेकिन इवन अपना मैं खाना नहीं बना पाती थी। तो हमेशा जैसे या तो कुर्सी किचन में रखो या मॉम हेल्प करती थी सब्जियां काटना या फ्रूट्स काटना। तो मैं बहुत डिपेंडेंट सी बन गई थी। सो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट। या जैसे आपने अपने मदर की बात किया, आई थिंक शी इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग दिस टाइम। बिल्कुल। आई एम ऑल्सो मदर। हम जब अपना छोटे बच्चे को कुछ भी छोटा सा भी कुछ होता है ना तो बहुत ज़्यादा फील होता है। बिल्कुल। बट आप इस बीमारी के साथ इस समय सर्वाइव कर रहे हो, आपके मदर को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि आप तो गो थ्रू हो रहे हो, बिल्कुल। बट एक मदर एज अ मदर वो आपको देख रहे हैं, तो जी। उन पे क्या मतलब बीत रहा तो है? एक्चुअली मेरे फादर को भी किडनी डिजीज़ थी और वो लास्ट ईयर पास अवे हो गए। उनको भी ट्रांसप्लांट मिला था थ्रू बीसी ट्रांसप्लांट लिस्ट, पर उनका टाइम थोड़ा पहले था मेरे से। तो पहले तो मदर मेरी उनके साथ ये सारी चीज़ों के साथ गुजरी। फिर जब मेरा टाइम आया तो वो मतलब स्ट्रेंथ तो खूब दिखाती हैं एंड हमेशा हौसला देती हैं। इवन यहाँ आने के लिए उन्होंने हौसला दिया। मैं थोड़ी सी घबराई भी थी, पर फिर भी पर आई थिंक उनके लिए भी चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, मैं कितना कर सकती हूँ। उनको काम भी करना होता है, घर को भी संभालना होता है। एंड एज जैसे मैंने कहा फादर गुजर गए तो अब उनकी जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं। ओनली चाइल्ड हूँ, लेकिन फिर भी घर के काम और ग्रोन चाइल्ड की तरह वो फिर भी मतलब हेल्प तो उनका रहता ही है। या और किडनी ट्रांसप्लांट आपके लिए क्या मायने रखता है इस समय? किडनी ट्रांसप्लांट मेरे लिए एक सेकंड लाइफ, सेकंड ज़िंदगी होगी। बहुत शौक़ है मुझे सोशलाइज़ करना, मिलना जुलना, फैमिली के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी ऐसे होता है मैं अपनी कज़न्स को मिलने जाऊँ या फैमिली को मिलने जाऊँ और मैं कहती हूँ नहीं मैं नहीं रुक सकती, मैं थक गई, या मुझे डायलिसिस के लिए जाना है या मुझे दवाइयाँ खानी है, तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी रुकावट आ जाती हैं बीच बीच में। तो एक सेकेंड लाइफ की तरह मैं अपनी फैमिली को एंजॉय कर सकती हूँ, अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ और तो और पढ़ सकती हूँ। हिम्मत, ताकत सब कुछ डबल हो जाएगा जो डबल हो अभी है। जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम कनाडा की बात करते हैं, यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट करवाना या लिविंग डोनर फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, कैसा है? हाँ, तो यहाँ पे कनाडा बीसी में खासकर वी हैव ए बीसी ट्रांसप्लांट लिस्ट। तो जो पेशेंट्स डायलिसिस पे जाते हैं, तो जब किडनी कम्प्लीटली फेल हो जाती है हम डायलिसिस शुरू करते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस जो हम कैथेटर पेट से निकालते हैं और वो घर पे कर सकते हैं। लगभग 700-900 लोग बीसी में पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं और मैं भी उनमें से एक थी। लगभग 4 महीने पहले मेरा पेरिटोनियल डायलिसिस काम करना बंद हो गया। तो वहाँ से फिर मैं हीमोडायलिसिस पे गई और हीमोडायलिसिस में आपको नर्स की ज़रूरत होती है, तो अस्पताल जाना पड़ता है। तो हफ्ते में 3 बार मैं जाती हूँ और वहाँ पे चेस्ट में या हाथ में कैथेटर लगता है, तो वो आपको कनेक्ट करते हैं और 4 से 7 घंटे तक आप वहीं रहते हो, हफ्ते में 3 बार। और डायलिसिस का प्रोसेस होता है जो खून निकाल के उसको साफ़ करके आपको वापस बॉडी में डालते हैं। जी। सॉरी, आपने कुछ पूछा था, मैं थोड़ी डाइवर्ट हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैंने ये पूछा था कनाडा में इस अच्छा, समय जी। हार्ड है फाइंड करना। राइट। सो जब आप डायलिसिस स्टार्ट करते हो आपको लिस्ट पे डाला जाता है। तो वो लिस्ट डिपेंड होता है आपका ब्लड टाइप पे। तो ए बी पॉजिटिव, ओ एंड बी, और मेरा ब्लड टाइप बी पॉजिटिव है। तो इन माई ब्लड टाइप वो कहते हैं लगभग पहले 3 साल होता था, 3-3.5 साल। तो अभी मैंने 3-3.5 साल कंप्लीट किए डायलिसिस के। जी। लेकिन अब डिमांड ट्रांसप्लांट की बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब काफ़ी लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो अब कहते हैं 5 साल मिनिमम। उससे पहले आपको ट्रांसप्लांट नहीं मिलता अनलेस आप कोई लिविंग डोनर ढूंढ सकते हो।
लिविंग डोनर जैसे मतलब आपके फ्रेंड्स फैमिली, तो मतलब मेरे फ्रेंड्स फैमिली ने ट्राई किया था बट अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं हो पाए. मेरी मदर ने भी ट्राई किया बट अनफॉर्चुनेटली वो भी मैच नहीं थी. ओके. तो काफ़ी मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर्स और नर्सेज देखती हैं कि आप कैंडिडेट बन सकते हो या नहीं. जी. तो उस हिसाब से और उस मुताबिक आप फिर ट्रांसप्लांट डोनर बन सकते हो. जी. और जब ये डायलिसिस आपका 3.5 साल से जो चल रहा है, इसके कुछ रिएक्शंस होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? ओ बिल्कुल. मतलब सबसे पहले तो थकावट होती है और आपकी बॉडी के मतलब ब्लड बनना कम बंद हो जाता है ऑलमोस्ट. आपको दवाइयाँ के ज़रिए रहना ही पड़ता है. मतलब डायलिसिस तो है ही है जो आप लगाते हो और वो खून साफ करते हैं. लेकिन साथ की मतलब मेरी एक लिस्ट होगी बहुत लंबी दवाइयों की. ये इस चीज़ के लिए, ये उस चीज़ के लिए. हमारे पैराथायरॉयड एक ग्लैंड होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है. कैल्शियम भर जाता है वेसल्स में, तो उससे फिर बहुत स्टिफनेस होती है. और मतलब ऐसे लगता है मैं 37 की हूँ लेकिन मेरी शरीर की हालत डायलिसिस की वजह से ऐसा लगता है मैं 67 की हूँ. मतलब ऑलमोस्ट डबल डबल एज. एज हो जाती है, या बिल्कुल. और इस समय आपको सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या आ रहा है इस दौरान? चैलेंज बहुत सारे चैलेंजेस हैं. क्या बताऊँ आपको. मतलब मुझे सबसे बड़ी चैलेंज यही लगती है कि जो मैं करना चाहती हूँ मैं कर नहीं पाती. बिगेस्ट थिंग. काम मुझे छोड़ना पड़ा. अस्पताल में रहना पड़ता है लंबे लंबे समय के लिए. जब मेरा पेरिटोनियल डायलिसिस बंद हो गया था काम करना तो मुझे अस्पताल में 6 वीक्स रहना पड़ा. मतलब मैं रोती थी कि बस मुझे घर जाने दो, आधे दिन के लिए भी जाने दो. पर मुश्किलें आती हैं तो वी हैव टू स्टे पॉजिटिव, पुश थ्रू. तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे को एक सेकेंड चांस मिले लाइफ का. इफ समबडी इज़ विलिंग टू गिव अ किडनी, कि आई कैन फुलफिल माई ड्रीम्स एंड अपनी जो भी इच्छाइयाँ पूरी कर सकती हूँ और अपनी लाइफ टू द फुलेस्ट जी सकूँ. बिल्कुल. आई नो इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से आप गुजर रहे हो इस समय. तो इस समय अगर पायल अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख रही है, क्या मैं करते हो उसके लिए? मतलब मैं तो गुजर रही हूँ किसी चीज़ से बट मैं ये भी सोचती हूँ कि और लोग भी अपनी लाइफ में उनकी भी खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं. बट वी हैव टू कीप ईच अदर गोइंग. मतलब हम ऐसे घर में बैठ जाएं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे. हाउ विल वी अकॉम्प्लिश एनीथिंग. हमको एक लाइफ मिलती है और उसको पूरी तरीके से मतलब वी हैव टू लिव टू द फुलेस्ट. वी हैव टू बी एबल टू डू एवरीथिंग वी वांट टू डू. एंड मेरे को ये है कि मैं यहाँ आई हूँ बात करने के लिए अपने लिए लेकिन और लोगों के लिए भी. ऑलमोस्ट मतलब 2000 पीपल BC में डायलिसिस पे हैं. ओह वाओ. एंड हमको पता नहीं है. हमको मतलब हम लोग घबराते हैं बात करने में कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा. खासकर कभी कभी अपनी कम्युनिटी में हम कहते हैं कि नहीं नहीं मत बताओ, बात नहीं. मत करो. जी. पर इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. तो मैं आई लाइक टू स्टे पॉजिटिव कि मेरी कहानी किसी को हेल्प करे, किसी को बताए कि हम चीज़ें अकॉम्प्लिश कर सकते हैं. हम फिर भी मतलब कुछ कर सकते हैं इवन दो बीमारी है. बट वी हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. या दैट्स ट्रू. और अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, हमारी सोसाइटी में बीमारियों को लेके वैसे ही कम बात की जाती है कि नहीं उसको नहीं बताना, राइट? Right. अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट को देखें तो इसके बारे में कोई मिथ है? मतलब अगर कोई देना चाहता है बट बिल्कुल. उसको नहीं पता कि इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, Yes. उसके बारे में बता सकते हैं? ओके. तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ हम सोचते हैं कि हमने किसी को किडनी दे दी तो हम खुद बीमार हो जाएंगे. बट भगवान ने हमको 2 किडनियों के साथ ब्लेस किया, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. और हम एक किडनी के साथ आराम से पूरी लाइफ जी सकते हैं. ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक किडनी के साथ भी बॉर्न हुए हैं. तो उनको पता भी नहीं चलता बिकॉज वो बहुत अच्छे से काम करती हैं. एंड आई थिंक लोग सोचते हैं कि ओ मैंने सर्जरी करवा के किसी को किडनी दे दी तो मेरा फिर क्या होगा. या बट हम बहुत लकी हैं कि हम BC में रहते हैं और यहाँ पे कोई भी जो डोनर बनता है कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम बाय चांस हो भी जाए तो वो टॉप ऑफ द लिस्ट में आ जाते हैं. उनको राइट अवे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है. मतलब बिकॉज आपने किसी को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है. Yes. तो हमारी BC मेडिकल चाहती है कि आपको भी फुल
सारा कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट राइट अवे मिले। बिल्कुल। और अब भी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं या कोई भी किडनी डोनेट करना चाहता है, आप उसको क्या कहना चाहते हो? मैं कहूँगी कि if you choose to donate kidney, it'll be giving me a second life. It'll be helping, me to be able to spend time with my family. And also, it will give me a chance to finish becoming a doctor, to be able to give back to our community. मैं सिर्फ अपने लिए भी नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि कम्युनिटी में वापस मैं कुछ कर पाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी भी यही दुआ है पायल आपके लिए। हम भी एक बार दोबारा से अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहते हैं कि पायल वशिष्ठा जो कि किडनी डिसीज़ से गुज़र रही हैं, उनको एक लिविंग किडनी डोनर की ज़रूरत है। अगर आप में से कोई भी उनकी हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ आगे आके उनकी हेल्प कीजिए। पायल, आपने अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर किया है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी जी। कि आप डोनर बन नहीं सकते या बनना भी नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बात सोचो कि आप ये आगे बात बढ़ाओ कि किडनी डोनेशन इज़ पॉसिबिलिटी, इट्स समथिंग वी कैन डू। एंड इवन एज ए डिसीज डोनर, मतलब जब हमारी एक बारी मतलब जब डेथ आ जाती है, वी कैन ऑल्सो बी अ डोनर एट दैट टाइम। यस, So during our lifetime, if not, that post life, that's या something that we ऑर्गन can do. डोनेशन वो कर सकते हैं। जी। थैंक यू पायल। Thank you.